नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्याम महोत्सव में एक बार फिर कन्हैया मित्तल की आवाज गूंजेगी। खाटू श्याम की आराधना के साथ झूमेंगे प्रेक्षक। निकुंभ में भव्य मंदिर बनाने के लिए समय समय पर आध्यात्मिक आयोजन अनवरत जारी है, माताजी ने ग्रैंड न्यूज से कहा। दादी रानी सती में मंगल पाठ के दौरान सभी महिलाएं थिरकने को मजबूर हुई। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर नकेल कसने शासन तैयार, 8% से ज्यादा फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कन्हैया मित्तल की मधुर आवाज व कर्णप्रिय भजनों का मंचन श्याम महोत्सव में न्यू खुर्सीपार के पंडित जवाहरलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में 7 अप्रैल को संध्या 7 बजे से होगा। इसे ग्रैंड न्यूज लाइव प्रसारण करेगा। बाबा भक्त मंडल द्वारा आयोजित श्याम महोत्सव की सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही। इस आयोजन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ व गौरव दत्ता राजस्थान की स्वर लहरी में झूम उठेंगे कुर्सीपार वासी। संध्या 7 बजे से प्रारंभ श्याम महोत्सव रात्रि 12 बजे तक आयोजित है। मेरा यार है, मेरा यार है, मेरा यार है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग के गोंडवाना भवन में आयोजित तहसील साहू समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को समाज में अच्छा वातावरण मिले, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दुर्ग के गोंडवाना भवन में नवनिर्वाचित तहसील साहू संघ दुर्ग ग्रामीण के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मा माता की आरती व दीप प्रज्वलन के साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साहू समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को समाज के बेहतर नेतृत्व के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता जिला साहू संघ अध्यक्ष राजेश साहू, विशेष अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू, पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू, पूर्व विधायक डॉक्टर दयाराम साहू, पूर्व अध्यक्ष हस्तशिल्प बोर्ड दीपक साहू, कार्यकारिणी अध्यक्ष रमेश साहू, पूर्व अध्यक्ष जिला साहू संघ खिलावन साहू, उपाध्यक्ष नंदलाल साहू, वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए सहज और सरल होकर कार्य करें, समाज के हर व्यक्ति की मदद करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, विशेषकर युवा वर्ग अपनी महान हस्तियों के व्यक्तित्व को ना भूलने व उनके बताए रास्तों का अनुसरण और सामाजिक समरसता को बरकरार रखें। पूर्व मंत्री रमशीला साहू ने सभी पदाधिकारियों को सशक्त व बेहतर समाज निर्माण के लिए अपना विशेष योगदान देने की शुभकामनाएं देते हुए नशा मुक्त समाज निर्माण के लिए जागरूक होने, नशे से दूर रहने की सलाह दी। स्वागत भाषण प्रीतम साहू ने और कार्यक्रम आभार महासचिव उमाशंकर साहू ने किया। मंच संचालन दयाराम साहू गुरुजी ने किया। तहसील साहू संघ के नवनिर्वाचित एवं मनोनीत पदाधिकारियों में अध्यक्ष पुसौराम साहू, उपाध्यक्ष दयाराम साहू, उपाध्यक्ष श्रीमती सुशील साहू, महासचिव उमाशंकर साहू, कोषाध्यक्ष द्वारिका साहू, सह सचिव पुष्पा साहू, प्रचार सचिव चेतन संगठन सचिव सुमरन साहू, जिला प्रतिनिधि डॉक्टर सहदेव साहू, संरक्षक प्रीतम साहू, जगदीश दीपक साहू, डॉक्टर टीकम साहू, मीडिया प्रभारी राजेंद्र कुमार साहू, डोमन लाल हिरवानी के साथ साथ विभिन्न प्रकोष्ठों में नई जिम्मेदारी के साथ तहसील साहू संघ की कार्यकारिणी बनाई गई है। आज हम लोगों को इस बात की खुशी है कि हम समाज को कैसे संगठित कर सकते हैं, ये भाव लेकर आज हमारे दुर्ग ग्रामीण तहसील साहू समाज के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी बने हैं उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ पर हमारे समाज के द्वारा आयोजित की गई है और उसमें हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें मेरा एक ही शुभकामना है समाज के लिए और सब समाज के लिए। जो समाज उन्नतशील समाज होती है तो समाज में एकता के माध्यम से ही समाज उन्नतशील समाज के रूप में आगे बढ़ती है, समाज में एकता आती है, समाज में सामाजिक समरसता बढ़ता है और यही भाव लेकर हम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नतशील बना सके, समाज में एक रूपता आ सके और समाज के लोग एक आदर्श जीवन जिए, संस्कारित जीवन जिए, ये हमारा शुभकामना और संदेश। दुर्ग ग्रामीण के शपथ ग्रहण समारोह है साहू समाज का और इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ लोग आए हैं। हमारे समाज की एक प्रक्रिया है कि हर 3 साल बाद चुनाव होता है और पिछले एक
व्यक्ति 2 कार्यकाल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो जो भी पिछला कार्यकाल जिसका था प्रीतम साहू जी को, उसका 2 कार्यकाल हो गया था और अभी आदरणीय पुसाऊ साहू जी के नेतृत्व में इस बार नया कार्यकारिणी अभी यहाँ गठन किया गया, वो अभी नया अध्यक्ष बने हैं और ये सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक तरीका है और इस तरीके से हमारे समाज को व्यवस्थित करना, सुदृढ़ करना, ये हम सबका मकसद है। और सामाजिक संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब आज शपथ लिए यहाँ और शपथ लेकर अब अपने गांव में जाकर हमारे सामाजिक एकता को मजबूत करेंगे। मैं पुसाऊ राम साहू, ग्रामीण दुर्ग तहसील अध्यक्ष। साहू समाज के लिए मैं समय आने पर अपना तन मन धन अर्पित कर दूंगा और साहू समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको भरकस दूर करने का कोशिश करूंगा तथा साथ ही समाज को एकता के सूत्र में लेकर चलने का भरपूर प्रयास करूंगा। मैं जयराम साहू गुरुजी धनोरा वाले नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष तहसील साहू संघ दुर्ग ग्रामीण। हमारा रीति है कि एक समाज में नई दशा दिशा देने का प्रयास रहेगा और जो कुरीतियाँ हैं समाज में उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा और समाज में सबको लेके चलने के लिए आज हम लोग एक कार्यकारिणी का विस्तार किया है जिसमें सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसमें भविष्य में समाज में सबका विकास में योगदान हो सके। सबके साथ सबका विकास, इस सूत्र को धारण करते हुए कि सभी लोग जो है मिलकर समाज को उत्थान के लिए कुछ नया करें और जो अच्छा से अच्छा हो सके उसे हम लोग करें। समाज के सब नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को एवं मनोनीत पदाधिकारियों को सबको मेरे तरफ से बहुत दिल के गहराइयों से हार्दिक बधाई है। और समाज का जो काम है, समाज का काम करना मानव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जो है सब जीवों के आत्मा में बसा हुआ है। तो मानव को काम करना या जीवों की सेवा करना यही परमात्मा की सेवा है। और जो समाज के पदाधिकारी हैं वो अपना घर का काम छोड़ करके समाज के काम करते हैं, इसलिए ये सब लोग निश्चित रूप से सम्मान के योग्य है, क्योंकि इनको कोई मानदेय नहीं मिलता है। घर का पेट्रोल डीजल खर्चा करके और अपना खर्चा करके समय लगा करके समाज को संगठित करने का काम और समाज को आगे बढ़ाने का काम, समाज के अंधविश्वास, फिजूल खर्ची को दूर करने के लिए समाज निरंतर लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोग को समय धन्यवाद देता हूँ सामाजिक बंधुओं को जो मुझे तहसील साहू समाज का प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया है साहू समाज के द्वारा। मैं समाज के सभी वरिष्ठजनों से निवेदन करता हूँ कि समाज में आपका आशीर्वाद बना रहे और हम निश्चित ही इस बार 3 साल के कार्यकाल में हम कुछ नया करके दिखाएंगे ताकि समाज के जितने युवा बिछड़े हुए हैं, युवती बिछड़े हुए हैं, उसको हम संगठित करेंगे, समाज को नित नई आगे दिशा में ले जाएंगे। ऐसा अपनी सोच है, विचार, ऐसा हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। 90 गाँव अपने तहसील में हैं, हर गाँव में जाएंगे, 2 हफ्ते में एक गांव में अपने कार्य योजना लगाएंगे कि समाज में क्या और नया कर सकते हैं। वैसे हम योजना बना के कार्य करेंगे ताकि समाज का जो सिस्टम बनाए रखे हैं कि युवा पिछड़ गए हैं, युवा छूट गए हैं, उनको हम आगे लेकर साथ साथ चलते बनाएं। नियमावली का पालन कर। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र की पंचमी में समीपस्थ ग्राम निकुंभ में स्थापित राजलक्ष्मी निकुंभला मंदिर में हो रहे कपिस महायज्ञ में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष वर्ग के लोग शामिल हुए। इस दौरान संत माता जी ने मंत्रोच्चार कर यज्ञ वेदी में आहुति डलवाई। माता जी ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि मंदिर को विशाल स्वरूप देने की कार्य योजना को तैयार कर विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कपिश यज्ञ के बाद मंदिर को भव्यता प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। इस क्षेत्र में विशेष आध्यात्मिक पीठ के रूप में स्थापित कराना विघ्न विनाशक भगवान दत्तात्रेय भगवान को स्थापित कराया जा चुका है। अभी नहीं बताया ना, जैसे शुरू से पहले राजलक्ष्मी महायज्ञ करें, लक्ष्मी महायज्ञ करें, लक्ष्मी महायज्ञ करें, फिर ऐसे भांति भांति फिर मंदिर निर्माण करें, कर राजलक्ष्मी के वीरभद्र महाराज के करें, दत्तात्रेय जी महाराज करें और जो ठाकुर जी महाराज के विराजमान करें। तो उसका उद्देश्य ये हमें कहने की अध्यात्म से नहीं हो, भौतिक सामाजिक
सकल दोष निवारण हो जाते। ऐसे सुनथन पर परिस्थिति अनुसार में हमू जानना चाहतन कि निकुमला देवी मंदिर और नगरी निर्माण बनी कैसे और राजलक्ष्मी प्राप्त हुई कैसे, हमू जानना चाहतन। हम तरह तरह के भी प्रतिवर्तमान देखो कि प्रीति महायज्ञ, उसके साथ साथ 89 दिन किए हमने, 89 दिन, फिर उसके बाद फिर 38 दिवस बनारस भद्रकाली अट्टहास कित्या दुर्गा महायज्ञ हुआ, फिर 99 दिन का हमने अभिजीत महायज्ञ हमने किया, और आज वर्तमान में अभी जय कपिस महायज्ञ अनवरत चल रहा है। उन्हीं के साथ साथ 10 तारीख अप्रैल में समाप्त होगा, फिर उसके साथ में कुआं नवरात्रि होगा, फिर उसके बाद फिर समुद्र मंथन अमृत कलश होगा, महायज्ञ की तैयारी, फिर उसके साथ साथ में राजफल की तैयारी। उद्देश्य यही है कि निकुम्ला जी मंदिर नगरी निर्माण करना है, राजलक्ष्मी प्राप्त होगी कैसे, और उनके साथ में हमें आग्रह नहीं निवेदन करते हैं कि सरकार भी सहयोग करे, केंद्र भी सहयोग करे, प्रशासन भी सहयोग करे, जन भी सहयोग करे, जिनसे भावनाओं की सभी जागृत हो और साथ साथ में मन इंद्रिय प्राण सबके स्वस्थ हो जाए। लोगों के जो वर्तमान जो दिख रहा है, जैसे यूक्रेन चल रहा है, युद्ध चल रहा है, रूस चल रहा है, ये अच्छा संभावना नहीं दिखता। इन्हीं से हमें शांति की दिवस, शांति का एक मात्र मानना चाहिए कि एक बार कोई भी राष्ट्र हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई विश्व के कल्याण हो, तो एक को भी किसी को भी हो, मनुष्य के जीवन के लिए, शांति के लिए एक प्रार्थना करना चाहिए, जिनसे लोगों की जागृत हो और सफल हो। परिस्थिति के अनुसार से मेरा जीवन जो है, एक ही जीवन के लक्ष्य है मंदिर का निर्माण का ही उद्देश्य नहीं होता। उनके साथ साथ में आने वाले जो समय में पूरी है, आने वाले जो समय पूरी है, वो आने वाला समय वो समय बताएगा कि हमने क्या दिया और क्या पाए और क्या हमने निकुम्ला देवी के लिए हमने नित्य आराधना करते हैं। यही हमने कामना है कि राजलक्ष्मी प्राप्त होगी कैसे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। श्री सत्तीचौरा मां दुर्गा मंदिर गंजपारा दुर्ग के 12वें वार्षिकोत्सव एवं चैत्र नवरात्र पर्व के चौथे दिवस दादी रानी सती जी के मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में चुनरी वाली साड़ी पहनकर महिलाएं मां दुर्गा मंदिर पहुंची और भजनों की प्रस्तुति में खूब थिरकी। सत्तीचौरा मां दुर्गा मंदिर महिला समिति द्वारा आयोजित रानी सती दादी जी के मंगल पाठ का आयोजन किया गया। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भजन सम्राट हरीश शर्मा एवं सांवरे ग्रुप भाटापारा ने अमृतवाणी से श्रद्धालुओं को कथामृत का रसपान कराया। मंगल महोत्सव में महिलाओं ने भी दादी का मंगल पाठ किया। मंगल पाठ के दौरान दादी जी के जन्म प्रसंग के दौरान कई श्रद्धालुओं ने उपहार के रूप में चॉकलेट, खिलौने, मिठाइयाँ, लड्डू व अन्य वस्तुएं बांटी एवं शिक्षा की रस्म में सभी उपस्थित छोटे छोटे बच्चों को कॉपी पेन का वितरण किया गया। कथा में दादी जी के विवाह रस्म आयोजक समिति की महिलाओं ने सभी उपस्थित महिलाओं को मेहंदी एवं हल्दी लगाई। सती होने तक की सभी रस्मों का मंचन किया गया। जन्मोत्सव के दौरान बधाइयां देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं व कन्याएं उमड़ी। महोत्सव में अखंड ज्योत, जन्मोत्सव, बधाई उत्सव, विवाह उत्सव, मुकलावा उत्सव व महाप्रसादी आकर्षण का केंद्र रहा। छोटे छोटे बच्चों को आकर्षित झांकी के रूप में सजाया गया, जिसे देखकर सभी झूम उठे। कार्यक्रम में मंजू अरुण वोरा, सरिता शर्मा, किरण शर्मा, अनीता अग्रवाल, चंचल शर्मा, संगीता शर्मा सहित सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही। संध्या 7 बजे माता जी की 108 दीपों एवं 108 पूजा थाल से महाआरती की जाएगी एवं विशेष श्रृंगार कर माता रानी की आराधना भक्तों द्वारा की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बजरंग दल जिला दुर्ग के उपाध्यक्ष जी साई कृष्णा राव के नेतृत्व में ब्याजखोरों पर कार्रवाई करने एसपी, कलेक्टर व सीएसपी के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा गया।
बजरंग दल के द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर, एसपी व सीएसपी के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा गया और ब्याजखोरों पर कार्यवाही की मांग की गई। गौरतलब है कि कोरोना काल में महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में ब्याज लेकर घर चलाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन अब ब्याजखोरों के द्वारा महिलाओं से मूल रकम के साथ अतिरिक्त ब्याज वसूला जा रहा है, जिससे महिलाएं काफी परेशान हैं और महिलाओं के समक्ष आत्महत्या करने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस बात की शिकायत जब महिलाओं ने बजरंग दल से की, तब बजरंग दल ने अपने दायित्व को निभाते हुए उन महिलाओं की मदद करने आगे हाथ बढ़ाया और जिला कलेक्टर, एसपी व सीएसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर ब्याजखोरों पर कार्यवाही करने की मांग की। जी साई कृष्णा आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में जिला मंत्री साकेत जैन और जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल दुर्ग साजन जिले के नेतृत्व में हम यहाँ पे आए हैं, जिसमें हमने हमारी चर्चा भी हुई है माननीय कलेक्टर जी को और एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए। जैसा विषय अंतर्गत ऐसा है कि समाज में जो आप अभी जो ब्याजखोरी और जो जमाखोरी का जो व्यापार लिप्त हो रहा है, फल फूल रहा है, और खास करके कोरोना काल में इससे कुछ महिलाएं परेशान होकर पीड़ित हमारे पास निरंतर आ रहे हैं शिकायत लेकर के कि इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मनमाना ब्याज वसूला जा रहा है और कानूनों से मदद इसलिए नहीं मिल पा रही है कि सारे जो दस्तावेज हैं वो पहले ही महिला के खिलाफ साइन करके तैयार करके रख लिया गया है। तो अब इसमें कहीं ना कहीं कानून की विवश है और ऐसे लोग निरंतर हमारे पास आ रहे हैं शिकायत लेकर के। तो इन लोगों की मदद करने के लिए आज राष्ट्रीय बजरंग दल, जैसे कि हमारा संस्कार है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, तो ये संस्कार को हम मानते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनकी जो पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए आज हमने चर्चा की है माननीय एसपी साहब से और हमें न्याय कराने का, न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दिया गया है और न्याय दिया जाएगा ऐसा बताया गया है। तो और हमें पूरा भरोसा भी है हमारे कानून के ऊपर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टर को निर्देश जारी कर कहा है कि मनमानी शुल्क पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय शुल्क विनियमन समितियों का गठन करें। साथ ही छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों से कहा है वे अपने जिले के सभी निजी स्कूलों के शुल्क के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करें। निजी विद्यालयों में अनियंत्रित तरीके से फीस न बढ़ाई जाए एवं पालकों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कलेक्टरों को संदर्भित पत्रों के साथ अधिनियम तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों की कॉपी भी भेजी गई है। 8% से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकते। स्कूल 2020 में बने छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनिमय अधिनियम की धारा 10(8) में कहा गया है कोई निजी स्कूल एक बार में अधिकतम 8% से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए भी उसे स्कूल स्तरीय शुल्क समिति से अनुमोदन चाहिए होगा। इसके अधिक शुल्क वृद्धि करने के लिए विद्यालय शुल्क समिति को अपना प्रस्ताव जिला स्तरीय शुल्क विनिमय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अधिनियम की धारा 13 के तहत विद्यालय शुल्क समिति के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार जिला समिति को है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जिला फीस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी सचिव हैं। निजी स्कूलों द्वारा अनियंत्रित तरीके से बढ़ाई गई फीस को विनियमित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिनियम में पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। प्रदेश के कई हिस्सों से इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी कि निजी स्कूलों ने कई गुना शुल्क बढ़ा दिया है। स्कूल प्रबंधन इसके लिए 2 साल की बंदी का हवाला दे रहा है। इसके अलावा महंगाई को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। पहले से ही भारी महंगाई से परेशान अभिभावक यह शुल्क वृद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश भर से कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारी भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल से है उसके जो फीस और उसका निर्धारण है उसके लिए राज्य शासन द्वारा एक जिला स्तरीय समिति बनाई है। जो स्कूल्स है वो अधिकतम 8% तक के फीस में वृद्धि कर सकते हैं और उसके अगर ऊपर वृद्धि किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी और उसके संबंधित अधिकार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में जो समिति है उसको दिए गए। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।
वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए जारी 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए महा वैक्सीनेशन का अभियान अब ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में चलाया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में खासी जागरूकता देखी जा रही है। महा वैक्सीनेशन का अभियान अब गांव में भी पहुंच चुका है, जहां 12 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके विद्यालयों में जाकर वैक्सीन लगाया जा रहा। विद्यालयों में परीक्षा का समय चल रहा है, फिर भी अभिभावकों की जागरूकता व बच्चों में टीकाकरण को लेकर उत्साह की वजह और स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के बेहतर समन्वय से यह अभियान सफलता की ओर है। दुर्ग ब्लॉक के ग्रामीण स्कूलों में अब तक लगभग 30 से 35% वैक्सीनेशन हो चुका है। 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर टीकाकरण का महाअभियान अभी भी जारी है। My name is मोहित भारती, स्टडिंग क्लास 8, स्कूल्स नेम इज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अछोटी। वैक्सीनेशन इसलिए कराया क्योंकि कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो पूरे विदेश देश में फैल रहा है, तो इससे हमारे शरीर को बचाव होगा, इसलिए हमने वैक्सीनेशन करवाया है। वो लॉकडाउन होता है तो हम लोग पढ़ नहीं पाते, तो शिक्षा पूरी तरह नहीं मिल पाता था, इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन करवा के ना शिक्षा प्राप्त करेंगे। माय नेम इज़ श्वेता साहू, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। माई स्कूल्स नेम इज़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अछोटी। वैक्सीन से हमारे जीवन सिन्हा सर जी बताए हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचाव है और मतलब ये फ़ायदा है कि हमारे स्कूल 2 साल से नहीं खुला है, तो अब खुल सकता है। जून जुलाई में आने वाला है, चौथा है। उसको बोलेंगे कि वैक्सीनेशन कराओ, ये फ़ायदा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, इससे हमारे देश की सुरक्षा होगी। वैक्सीनेशन को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के राव ने चर्चा करते हुए बताया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कह रहे हैं, 12 से 14 वर्ष के बच्चों का पूरे ब्लॉक से स्कूलवार बच्चों की सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपने जिला अस्पताल के स्वास्थ्य केंद्र में भी बुला के कर रहे हैं और विद्यालय में भी जा कर के कर रहे हैं। उन लोगों का सूची के अनुसार टाइम टेबल बना लिए हैं, किस दिन किस विद्यालय में जाके करना है, तो पूर्व में ही प्रधान पाठक को सूचित कर देते हैं। अभी तक का 30 से 35% बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है। अब जल्दी हो जाने की संभावना है क्योंकि अभी बच्चे भी पूरे आ रहे हैं, परीक्षाएं आगे, तो पूरे बच्चों का 100% होने की पूरी संभावना है। मैं राधेलाल चंद्राकर, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला अछोटी। आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन जारी है। हमारे यहाँ कुल 107 बच्चे हैं। 107 बच्चों का वैक्सीनेशन होना लक्ष्य है हमारा, मगर कुछ बच्चे 2-4 बच्चे नहीं आए हैं तो उनका वैक्सीनेशन बाद में किया जाएगा। तो 105 बच्चों का वैक्सीनेशन आज होना है। सभी बच्चे वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित हैं। हमने सभी पालकों को प्रेरित किया है, सभी बच्चों को मोटिवेशन किया है। सभी बच्चे आज अपने से प्रेरित होकर वैक्सीन का कार्य करवा रहे हैं। मैं तो बच्चों के लिए यही बोलूँगा, पेरेंट्स को भी यही बोलूँगा कि भाई हमने पहली लहर दूसरी लहर जो देखा है ना, उस प्रकोप से बचने के लिए हमको खुद से जागरूक होकर ये काम करवाना है। हम तो वैक्सीनेशन हमारे स्कूल में हमारी खुद किस्मती है, यानी तो लोग तो दूर दूर में जाके लगवा रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण के अछोटी गांव से वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। जिले में एक बुजुर्ग महिला चेन स्नेचिंग का शिकार हो गई। स्नेचर गले से चेन खींचकर भागा तो महिला सड़क पर सिर के बल गिर गई और वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।
पद्मनाभपुर चौकी पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पद्मनाभपुर चौकी प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस वैभव बैंकर ने बताया कि घटना सोमवार शाम 6:15 बजे MIG 77 जैन चाट सेंटर के पास की घटना है। MIG 73 निवासी उर्मिला अग्रवाल घर के पास आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। शाम को वहां से लौट रही थी। जैन चाट सेंटर के पास वह पहुंची कि वहीं सड़क किनारे खड़ा युवक उनके गले से सोने की चेन छीनकर भागा। हड़बड़ाहट में महिला संभल नहीं पाई और सिर के बल सड़क पर गिर गई। महिला ने चेन को पकड़ लिया था, इससे स्नेचर चेन का हिस्सा ही लूट कर ले पाया। घटना के दौरान आसपास के लोगों ने स्नेचर को दौड़ाया लेकिन वह भाग गया। स्नेचर स्कूटर सवार अपने दोस्त के साथ घटना स्थल पर पहुंचा था। उसका दोस्त स्नेचर को वहां उतार कर खुद कुछ दूर आगे MIG 77 के आगे उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही महिला वहां पहुंची, स्नेचर ने महिला के पीछे से उसकी चेन को खींचा। इस पर महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद बदमाश ने महिला को झटका और चेन का आधा हिस्सा लेकर भाग गया। लोगों ने उसे दौड़ाया तो वह भागकर अपने दोस्त के पास पहुंचा और दोनों स्कूटर से भाग गए। चेन स्नैचिंग हुआ था। जो घटना हुई थी वो 4 तारीख को हुई थी, ठीक है, शाम के 6-12 बजे के आसपास हुई थी। और चेन स्नैचिंग में जो प्रार्थी है, महिला है, उनका अपराध जो है वो दर्ज कर दिया गया है यहाँ पर थाने के अंदर। और उसके अंदर हमारी जो विवेचना है वो जारी है। काफ़ी तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर, CCTV कैमरा वगैरह होते हैं उनकी तफ्तीश करके और फिर आगे जो है वो प्रोसेस बढ़ाई जा रही है। महिला का मैंने खुद वहाँ पर मुलायजा किया था, तो महिला का जो स्वास्थ्य है वो ठीक है अभी फिलहाल। उनको जो अंदरूनी चोटें आई है उनका मतलब कि डॉक्टर मुलायजा करके आगे प्रोसेस बढ़ेगा। उसमें तफ्तीश जारी है अभी। सारे पहलुओं पर काम किए जा रहे हैं हम लोग, चाहे वो साइबर का पहलू हो या CCTV का पहलू, वो सारे पहलू में जांच जारी है। वो डायरेक्शन में भी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि वो रेकी करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सुबह लगभग 11 बजे थाना पद्मनाभपुर में साहिल फर्निशिंग MD आलम की दुकान में आग लग गई। आग पर काबू पाने तत्काल अग्निशमन दल को रवाना किया गया। गर्मी के मौसम में जिले में आग लगने की घटना ज्यादा देखने को मिल रही है और लगातार आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन दल तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की मशक्कत भी कर रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के पद्मनाभपुर में बुधवार की सुबह साहिल फर्निशिंग श्री MD आलम की दुकान में आग लगने की सूचना अग्निशमन दल को मिली, जिसे अग्निशमन दल ने गंभीरता से लेते हुए पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की। मौके पर 2 अग्निशमन वाहन ने पानी की मदद से दुकान में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। बताया जा रहा है कि दुकानदार का लाखों का सामान आग में जलकर खाक हो गया व दुकानदार का काफी नुकसान हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है। आग बुझाने में घनश्याम यादव, प्रवीण सिन्हा, नगर सैनिक जवान डालाराम साहू, धनऊ ठाकुर, संतोष साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क गणवेश का वितरण शाला प्रवेश के पूर्व किया जाएगा। संचालक लोक शिक्षण द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निःशुल्क गणवेश वितरण के कार्य 16 जून तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून 2022 के पूर्व गणवेश का 2-2 सेट, पंजीकृत मदरसों के विद्यार्थियों के लिए 1 सेट उपलब्ध कराया जाएगा। शाला प्रमुख अपनी शाला के सभी पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्यता गणवेश का वितरण शाला प्रवेश के दिन 16 जून 2022 या उसके पूर्व कराना सुनिश्चित करेंगे। गणवेश वितरण के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले के अंतर्गत विकास खंड संकुलवार वास्तविक मांग संख्या की जानकारी 6 अप्रैल तक हथकरघा संघ को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। गणवेश वितरण के समयबद्ध वितरण के लिए राज्य स्तर पर महाप्रबंधक हथकरघा संघ एवं सहायक संचालनालय, संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड स्तर पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी और संकुल स्तर पर संकुल प्रभारी या समन्वयक, डिपो स्तर पर डिपो मैनेजर तथा शाला स्तर पर संस्था प्रमुख नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। हथकरघा संघ द्वारा गणवेशों के परिवहन के लिए आवश्यक रूट चार्ट जिलावार, विकास खंडवार, संकुलवार, तिथिवार, समयवार तैयार कार्य की सूचना सर्व संबंधित नोडल अधिकारियों, संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारियों और संकुल प्रभारियों को
समय पूर्व दी जाए। सभी संकुल समन्वयकों द्वारा गणवेशों की सुव्यवस्थित अनलोडिंग एवं रख रखाव के लिए पर्याप्त भवन स्थान निर्धारण का कार्य पूर्व से ही पूर्ण कर लिया जाए। रेड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेवई गोठान में स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए स्व सहायता समूह को निगम की ओर से ऋण भी प्रदान किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से स्वरोजगार के साथ 3 करोड़ 15 लाख रुपए ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे महिलाएं जल्द ही निवाई गौठान में स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान महिला एवं बाल विकास प्रभारी ईश्वरी साहू ने बताया कि पंजीकृत स्व सहायता समूह को कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि 10 से अधिक स्व सहायता समूह होने की वजह से ड्रॉ के माध्यम से सुबह में कार्यों का वितरण किया गया, जिसमें उन्हें आपसी मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो। इनमें भारतीय स्व सहायता समूह को मछली पालन, तुलसी स्व सहायता समूह को दोना पत्तल व ज्योति कलश व स्व सहायता समूह को मुर्गी पालन का कार्य ड्रॉ के माध्यम से दिया गया। इसके अलावा सब्जी व सूरजमुखी की खेती के लिए महामाया स्व सहायता समूह और जिमी कांदा व फूल की खेती के लिए जय माता दी स्व सहायता समूह को चयनित किया गया। इन समूहों को भी 22 लाख रुपए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेवाई गौठान में काम करने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को काम बांटा गया। 3 समूह का वितरण किया गया, जिसमें समूह की महिलाओं के सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पानी, छांव और जगह का व्यवस्था की गई है। सीट निकालकर महिलाओं को काम दिया गया, जिसमें महिलाओं में मतभेद ना हो। दोना पत्तल तुलसी स्व सहायता समूह, मुर्गी पालन ज्योति कलश स्व सहायता समूह, सब्जी फूल महामाया स्व सहायता समूह, जिमी कांदा फूल जय माता स्व सहायता समूह है। तो सबके सब एक साथ जाना है ना, कोई कहा कोई ना कि ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। मरोदा मुख्य मार्ग में चल रहे नाली निर्माण कार्य के दौरान पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों द्वारा पेयजल पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे सुबह घरों में होने वाले पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई, जिस ओर 2 दिन पश्चात भी निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मरोदा से नेवई के मध्य हो रहे सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य आए दिन लोगों की परेशानी का वजह बनते जा रहा है। जहां एक और चौड़ीकरण का कार्य धीमी गति से चलने के कारण राहगीरों को धूल के गुबार व गड्ढों का सामना करना पड़ रहा, वहीं दूसरी ओर नाली निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद मरोदा व आसपास के रहवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पाइपलाइन फूट जाने के 2 दिन बाद भी इसकी मरम्मत की ओर ना तो पीडब्ल्यूडी ने ध्यान दिया और ना ही निगम प्रशासन हरकत में आई है, जिसका खामियाजा आसपास के लोगों को उठाना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि सुबह नल खोले जाने के समय पाइपलाइन से व्यर्थ पानी बहने के कारण घरों में पानी आने की बजाय नालियों के रास्ते गंदा पानी घरों में घुसता जा रहा, जिससे काफी परेशानी हो रही है। बराबर नहीं आते, पूरा रोड भर गिरी से पानी में और नाली भर के घर के सामने पानी पूरा भर गिरी से, और कम आज से कंधे से एकदम प्रेशर कम है। कोई देखे बार आए अभी तक? वो कोई नहीं आए। पानी पीने के लिए, बच्चों के लिए पीने के लिए पानी चाहिए, टॉयलेट जाने के लिए चाहिए, हाथ धोने के लिए चाहिए, है ना। गर्मी का दिन है, थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है। अभी हम नगर निगम से सैटरडे को फ़ोन किए थे तो टैंकर आई थी, मैडम ने भिजवाया था टैंकर, वो 2 दिन चला है और आज है थोड़ा सा पानी अभी, और हम लोग को टैंकर मंगवाना है। इतना गर्मी है और जल संकट है, वो में ये मन हाँ खोदाई करत है तो ध्यान नहीं दे पाते। और ये में एक से पहले 2 महीना पहले आओ हो रही से कम बस्ती के पूरा 13-14 के कम से कम 1000 घर प्रभावित हो रही इस पानी पर, और बहुत परेशानी झेलत है। अभी आज भी ये दे फुट गए, कल जो खोदाई करी सो में पानी के संकट तो बहुत ज़्यादा है। वही समय विपत में मन हाँ और खोद दे ये जमीन ला, और ज़मीन खोदिस तो अपन पाइप फूट गए। अब ये पाइप ला अभी तक कोई जनप्रतिनिधि तो मोर ख्याल से कोई आबे नहीं करे है, और मोला जानकारी दी तो मैं अभी यहाँ और अधिकारी मन ला तो ये आज बताऊँ तो 2 महीना बाद ओकर आँख खुलते,
और जल संकट में ऐसे हुई तो फिर अभी तो आगे ये 4 दिन पहले आवेदन दे रहे हूँ। अब एला वही बताही जनपद ये अधिकारी मन ही बताही का नुकसान है कैसे है। अब एला तो मोला पता नहीं है क्या नुकसान है, लेकिन हाँ जनता ला नुकसान है एकर से पानी भर। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला दुर्ग के द्वारा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला दुर्ग के द्वारा 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर संघ के लोग बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष किशोर साहू व राधेश्याम वर्मा ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पिछड़ा वर्ग बाहुल्य राज्य है। पिछड़ा वर्ग समाज की अधिकांश आबादी किसानी है और उनकी अर्थव्यवस्था खेती किसानी और मजदूरी पर आधारित है, लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग समाज 27% आरक्षण से वंचित है। विधानसभा चुनाव के पूर्व एवं बाद में इस प्रदेश की जनता से वादा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक 3.25 साल बीत जाने के बाद भी यह राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाला ओबीसी वर्ग इस आरक्षण से वंचित है। यह समय की मांग है कि पिछड़ा वर्ग समाज को उनका वाजिब हक प्रदान करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए 27% का आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। जी, केंद्र से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को 27% आरक्षण देने के विषय को मंजूरी देकर पिछड़ा वर्ग समाज को काफ़ी अच्छा समर्थन दिया है और कैबिनेट ने यह तय किया था कि प्रत्येक राज्य अपने अपने स्तर पर 27% आरक्षण को लागू करे। जितने भी भाजपा शासित राज्य है उसमें 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दे चुका है, लेकिन जितने भी केंद्र शासित के राज्य शासित जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए लागू नहीं किया गया है। इसको लेकर आज हम सब ने कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन दिया है। प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर आज हम सब ने माननीय कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग प्रदेशव्यापी आह्वान पर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को लेकर के आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि माननीय मुख्यमंत्री पहले भी चुनाव के पहले भी वादा किए थे और चुनाव के बाद भी वादा किए थे कि हम 27% आरक्षण देंगे, और संयोग से यहाँ के मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि 27% आरक्षण जो है पिछड़ा वर्ग को दिया जाए। बस इसी विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीणा दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।